नीट 2025 फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस देखते हैं अभी। ये था क्वेश्चन सीरीज़ आरएलसी सर्किट पे। ठीक है, ये आपके सामने मैंने सॉल्व किया है, तो मैं इसको यहाँ से रिवाइज़ कर देता हूँ सिंपल। 220 वोल्ट वर्चुअल वैल्यू दी है इसी की, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है आपका 20 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है एक्सएल 25 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल 45 ओम। ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड है तीनों। करंट एंड फेज़ एंगल निकालना है, तो ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ लिख दी हैं सारी। तो आपको पता है पहले आपको करंट निकालना है, तो EV अपॉन जेड, जेड इज़ इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीन्स इम्पीडेंस। ओके, ये फॉर्मूला रहता है। R की वैल्यू 20 है, XL की वैल्यू 45 है और 25 XC है। तो ये सॉल्व करके आपका ये सामने किया गया सॉल्व भी है, और ये 7.8 एम्पियर करंट है। ठीक है जी। यहाँ से जब मैंने IV की वैल्यू निकाली तो IV क्या हो जाएगा, EV अपॉन जेड। ठीक है, EV आपका 220 वोल्ट है और जेड हम निकाल चुके हैं 20/√2। ठीक है, यदि हम सॉल्व करेंगे इसको तो 7.8 एम्पियर करंट जो है यहाँ से आ जाएगा। अब 7.8 एम्पियर के दो ऑप्शन है, तो क्वेश्चन है कि आपको फेज़ एंगल भी निकालना है। तो tan फाई क्या होता है, XL माइनस XC अपॉन R। XL माइनस XC मीन्स 45 माइनस 25, 20 अपॉन 21, फाई विल बी 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये था आपका कि ए मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो फ्लक्स जो निकल रहा है दैट इज NH अपॉन E। तो फ्लक्स होता है B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और लोएस्ट एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसको n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n1 भरिए तो H अपॉन E। तो फ्लक्स इज H अपॉन E, यहाँ से मैंने A निकाल लिया। आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया। ठीक है, यदि हम करंट इंटू एरिया यहाँ से निकालेंगे तो आपका ये आ गया सिंपल। ठीक है, और आपको पता है कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो एक रोटेशन के लिए, एक लूप कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम होगा T विल बी 2 पाई R अपॉन B। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है आपका वो मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो सोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ से V अपॉन R निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होता है EVB, UVB आपने पढ़ा है, साइन थीटा, थीटा इज़ 90, साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ से V अपॉन R जो है उसको यहाँ पुट कर दीजिए। V अपॉन R इज़ EB अपॉन M, तो EB अपॉन M यहाँ पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया, और A की वैल्यू जो हो H अपॉन B लिख के आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो HG अपॉन 2 पाई M। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ठीक है जी। यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे क्वेश्चन है ये वाला। एक्सेलरेशन निकालना है इसमें, और टाइम आपको ऑप्शन 2 में थोड़ा करेक्शन है, तो यहाँ इन प्लेस ऑफ x देयर विल बी 2x। ओके, यदि मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो t की वैल्यू दी हुई है, t इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ से डिफरेंशिएट लगाओ इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का विद रिस्पेक्ट टू t हो गया डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर मीन्स 2x dx अपॉन dt, एंड x का हो गया dx अपॉन dt। ठीक है, एंड dx अपॉन dt इज़ वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी कॉमन आ गया, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई 1.2x + 1, एंड यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दैट। अब जब वेलोसिटी फंक्शन है x का, तो एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो यहाँ से आ जाएगा, और फिर यहाँ v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ये v की वैल्यू आ गई, और यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू को, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए ये। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, ये -1 नीचे उतरेगा और एक पावर ऊपर कम हो जाएगा। और यहाँ लिखा है बाई चेन रूल, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, कॉन्स्टेंट का 0, तो ये 2 आ गया। ये माइनस को बाहर ले आओ। ठीक है, इस 2 को इसके साथ लिखो, तो आ जाएगा -2 अपॉन 2x + 1, और ये चीज़ होगी -2 नीचे जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 आ गई और टोटल होगी 3। -2 अपॉन 2x + 1 होल क्यूब। ये सेकेंड ऑप्शन ये लिखा था, तो इसका ये आंसर है बी। ठीक है जी। और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज़ 80.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। शुरू में नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, ऑक्सीजन इतनी है, तो आफ्टर सम ऑक्सीजन को विड्रॉ किया गया तो गॉज प्रेशर ड्रॉप हुआ। तो गॉज प्रेशर यदि 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हुआ तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, इट इज़ 12 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये होती है, दी भी हुई है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करके, तो नया जो प्रेशर था जब आपने ऑक्सीजन को विड्रॉ किया तो नया प्रेशर आ गया ये। ठीक है,
अब नया प्रेशर ये है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने सेकंड केस में बचे जब ऑक्सीजन विड्रॉ हुई, तो पी वी इक्वल टू N2RT, आइडियल गैस इक्वेशन। N2 यहाँ से निकाल लीजिए, तो N2 ये आ गया, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हमने, है ना। R की वैल्यू ये दी हुई थी, T की वैल्यू केल्विन में भरनी है 300, और फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि ये 14.54 आ रहा है। सो जब ऑक्सीजन को विड्रॉ किया गया, शुरू में नंबर ऑफ मोल्स इतने थे, इतने मोल्स बाद में रह गए, तो विड्रॉ कितने हुए, माइनस कर लो दोनों को, 3.66। अब जो मॉलिक्यूलर मास होता है ऑक्सीजन का वो है आपका 32 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल के लिए इतना। तो डेल्टा एन मोल्स के लिए कितना, 32 इंटू डेल्टा एन, और डेल्टा एन इज़ 3.66, सो इट इज़ 116 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम के आप केजी बना लीजिए, 1000 इसको डिवाइड लगाइए एंड 0.116 विल बी द आंसर। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। ओके, सो अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें सिंपल है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे है, तो यदि 4 लेंसेज को कंबाइन कर रहे हैं तो आपको पता है ये इफेक्टिव फोकल लेंथ एफ है, तो उसका फॉर्मूला ये रहता है, या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है पावर। तो ये आ गया, पावर सम हो जाएगा, तो चारों की सेम है तो P 4 बार ऐड होगा तो 4P हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होती है, तो M रेज टू पावर कितना हो जाएगा, यदि इंडिविजुअल लेंस की M थी तो M रेज पावर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2 एम्पियर करंट यदि फ्लो कर रहा है 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल से, रेडियई का रेशियो दिया है, तो करंट तो दोनों में सेम है, तो करंट की वैल्यू तो फिक्स हो गई। तो इसको ना यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। सो M इज इक्वल टू आई इंटू एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर हो गया यहाँ से, तो आई भी कॉन्स्टेंट तो M R स्क्वायर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ से आप M1 पर M2 निकाल लीजिए, रेडियई का रेशियो 1/2 दिया है, तो ऑप्शन 1/4 आ जाएगा, मीन्स 1/4, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। और इस क्वेश्चन में देखिए मैंने ऐसे किया इसको कि ए बी इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज डिक्रीज होती है, तो यहाँ भी ड्रॉप आएगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी ड्रॉप आएगा, वोल्टेज ड्रॉप। सो यहाँ पोटेंशियल वी ए मान लिया मैंने, आगे -3 होंगे, माइनस मतलब वोल्टेज ड्रॉप आएगी यहाँ, -LdI/dt, एज यू नो फैराडे थर्ड लॉ। सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड -5, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आएगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगी IR। ठीक है, तो आई इसमें 2 चल रहा है, दिया हुआ 2, यहाँ पुट कर दिया, R की वैल्यू 2 है, ये भी 5 वोल्ट की यहाँ लगाई हुई है बैटरी, लेकिन करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की तरफ जा रहा है, तो यहाँ -5 लेंगे, तो -L मीन्स इंडक्टेंस 1 हेनरी, dI/dt। करंट किस रेट से चेंज हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है चेंज 1 एम्पीयर पर सेकेंड, तो ये आ गया। और पोटेंशियल एट पॉइंट बी मान लो VB। सो यहाँ से इसको पुट करके वैल्यूज सॉल्व करके आपका VA - VB आ जाएगा यहाँ से 10 वोल्ट। सो इसमें देख लेते हैं, ये है आपका सिंपली इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। तो यदि ये बॉल का मास 0.5 है तो इसको ड्रॉप किया गया नीचे, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी होगी √2 GH, और H इसने कितनी हाइट से गिरी है 40, तो G की वैल्यू 10 भर के आपकी जो वेलोसिटी आ गई जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये इस पॉइंट पे वो आ गई, √2 की वैल्यू 1.4 लगाई, 28 मीटर पर सेकेंड। और जब इसको रीबाउंड किया गया, मतलब जब ये रीबाउंड हुई तो इसने हाइट अटेन करी 10, तो यहाँ वेलोसिटी मिली होगी इसको कुछ, तो वो होगी √2 GH, स्मॉल h की वैल्यू 10 है, तो यहाँ आपकी जो वेलोसिटी है वो मिली थी इसको 14 मीटर पर सेकेंड। अब इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो गया mv' माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल नीचे की तरफ था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो m कॉमन आके माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 14 + 28 ये वैल्यूज़ पुट कर दी, और यहाँ पे आपके 21 न्यूटन सेकेंड आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंपली नॉर गेट पे है। ठीक है, तो यदि ये आपको पता है नॉर है, ये नैंड है, और ये फिर एंड हो गया, तो यहाँ ट्रूथ टेबल में 4 ऑप्शन रहते हैं, तो सबको ट्राई कर लीजिए और देख लीजिए किसका आउटपुट आ रहा है ये। तो जब मैं यहाँ 0 0 पुट कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 1, और जब 1 0 पुट कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 0, और जब 0 1 पुट कर रहा हूँ तो आंसर फिर 0 आ रहा है, 1 1 पे फिर 0 आ रहा है। तो ये जो ट्रूथ टेबल रहता है, देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तो हो गया और का, और इसको जब नेगेट कर देंगे, इसको जब बार लगा देंगे तो ये सारे उलट हो जाएंगे, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है,
सो ये 1000 आंसर आ रहा है। इसका मतलब आउटपुट ये किसका होता है अभी, नॉर गेट का होता है। तो नॉर गेट ऑप्शन होगा इसका। सिंपल ही था। इस क्वेश्चन में थोड़ा टफ क्वेश्चन था सरफेस टेंशन का। तो इसमें सिंपली आपको एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या बोला, वाटर टैंक है और इट हैज़ वन वॉल एट एक्स इज इक्वल टू एल एंड कैन बी टेकन टू अ वेरी वाइड, बहुत फैला हुआ है जेड डायरेक्शन में, एंड इट इज़ फिल्ड विद ए लिक्विड सरफेस टेंशन एस एंड डेंसिटी रो। एंगल जो है आपका वो बहुत स्मॉल है। वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज़ द हाइट ऑफ द सरफेस, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें भी सिंपल है, जो पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला रहता है वो ये होता है अभी, ठीक है। तो ये 1+dy/dx होल स्क्वायर 3/2 d²y/dx²। और वो होता है कि स्लोप किसी भी पॉइंट पे रहता है dy/dx tan थीटा। तो इन प्लेस ऑफ dy/dx यू विल राइट tan थीटा, तो हो जाएगा tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा होता है अभी sec² थीटा, ये आ गया sec² थीटा। अब थीटा बड़ा स्मॉल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपके पास r क्या बचेगा, r बचेगा 1 ही बच गया ऊपर, 1/d²y/dx², ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से d²y और इसको एक्सचेंज कर दीजिए तो 1/r आ गया। अब नया जो आपको चीज़ पता है, दूसरा स्टेप इसका ये है कि जो एक्सेस प्रेशर रहता है वो रहता है सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल। तो यहाँ से P होता है h/ρg, h की जगह है यहाँ y, वर्टिकल डिस्टेंस जो है, वर्टिकल हाइट जो है, ठीक है, y/ρg। तो ऐसा S/r, तो 1/r यहाँ से हो जाएगा, S नीचे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ 1/r आप यहाँ ये लिख दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। सो d²y/dx² हो जाएगा y/ρg/s, y/ρg/s। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो यदि हम आगे चलते हैं तो माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, और उसमें यदि इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, तो बिकॉज यहाँ डाटा में कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि इमेज कहाँ बन रहा है। फाइनल तो हमने सपोज कर लिया कि इन्फिनिटी पे बन रहा है। जब इन्फिनिटी पे बन रहा है तो ये फॉर्मूला रहता है, और जब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d पे बनता है तो ये फॉर्मूला रहता है। इसमें पुट करके कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो इसमें पुट करके आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे मान के ही कर रहा है, तो इसका आंसर 125। एल की वैल्यू 40 थी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 2 थी, ठीक है, और फोकल लेंथ आई पीस की 4 थी, ये पुट कर दी। डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन आपको 25 होता है, तो इसको सॉल्व करके 125 इज़ दी आंसर। और ये भी अच्छा क्वेश्चन था अभी एक। सो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये है मान लो इसका रास्ता, ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। यहाँ क्रॉस फील्ड लगाई थी मैंने, मान लो क्रॉस फील्ड में जब ये एंटर करेगा तो वेलोसिटी b से एंटर कर रहा है, तो इसको एक तो मैग्नेटिक फोर्स लगना है, ये लगेगा मैग्नीट्यूड में क्यू की जगह ही लिखे होंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो वी में एंगल हो जाएगा 90। सो यदि हम FV×B में राइट एंड थंब रूल लगाते हैं ना, तो डायरेक्शन आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज पे आएगी ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स की, तो पर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो कितनी मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की, EVB। अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट ही ना हो, इलेक्ट्रॉन। तो यदि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नीचे की तरफ लगानी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स मिलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लगाई मैंने, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स इस तरफ मिला E/E। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं बैलेंस हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेविएट नहीं होगा अपने पास से, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, ठीक है। सो यहाँ से फिर आपने दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स EE, मैग्नेटिक फील्ड वाला EVB। तो यहाँ से EE कैंसिल हो गया, तो E=VB। तो यहाँ से V की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ दी हुई है, ठीक है। और C/100 दी हुई है, C/100 मीन्स C 3 × 10⁸ 100 मीन 10⁻², और B की वैल्यू 9 × 10⁻⁻4 है, ये वाली। तो ये है मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो यदि वो डिफ्लेक्ट ना हो तो उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स से बैलेंस करवाना है, तो दोनों फोर्सेस को इक्वेट ही करना है यहाँ पे। और यहाँ से आपने
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाएं उसकी वैल्यू आराम से निकल आएगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंक्लाइंड प्लेन्स दिए हुए हैं, इक्वल लेंथ के हैं, सेम इंक्लिनेशन है 45 डिग्री with the horizontal. One of them is rough and other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down the rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction निकालना है आपने। ठीक है, तो जब बॉडी ये स्लाइड करेगी ना रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो नीचे की तरफ आपको पता है एंगल थीटा ले रहा है सपोज, तो यदि ये बेट इसका एम है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और ये आपका इधर को एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा और इधर को एम जी साइन थीटा होगा। डायग्राम बन गई। अब नीचे की तरफ यदि वो आ रहा है तो फोर्स लगेगा एम ए, तो एम ए का सोर्स होगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स, तो मोशन के अपोजिट होगा। तो ये लिखा देखो एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ये आ गया। अब एफ जो है वो बेसिकली म्यू के आर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू तुम्हें दिख रही है, आर किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा को पुट कर दी, एम एम कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन रफ इंक्लाइन प्लेन पे ये होगा। और यदि हम स्मूथ की बात करें, एस बोल देते हैं, तो फिर म्यू के जीरो हो जाएगा स्मूथ पे, तो फिर जी साइन थीटा ही बचेगा। अब टाइम कैसे निकालते हैं, ऐसे जुड़ी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इनिशियली रेस्ट में थी तो हाफ ए टी स्क्वेयर इक्वल टू एस, तो टी यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2s अपॉन ए। तो टी एस तो कांस्टेंट है, लेंथ दी हुई एल, 2l है, मतलब ये एल है, तो 2l तो कांस्टेंट है अंडर रूट के साथ, तो 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए ही बचेगा टी। अब रफ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, बोल रहा है टाइम लग रहा है 2, डबल टाइम लग रहा है, तो टाइम ऑन रफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स द टाइम ऑन स्मूथ सरफेस। अब यहाँ पे आपने टी और इसकी वैल्यू पुट कर देनी है बस, टी की इन्वर्सली हो गया इन्वर्सली टू ए आर इन्वर्सली टू ए एस। ठीक है, अब आपने ए आर की वैल्यू ये पुट कर देनी और ए एस की ये पुट कर देनी यहाँ पे, स्क्वेयर एंड इसको दोनों तरफ स्क्वेयर कर लो, तो ए आर आ गया ए एस अपॉन 4। अब ए आर की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी, और इक्वल टू ए एस की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी, और फिर यहाँ से थीटा की जगह 45 लिखा, और फिर इसको यू के को यहाँ से सॉल्व करके 0.75 आंसर आ गया। लेंथी का क्वेश्चन था, सिंपल। अब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर इतनी एंड इतनी। ठीक है, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर एंड कार बी स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर। फोर्सेज अप्लाइड बाई ब्रेक्स हैं एफ ए एंड एफ वी, दैन रेशो ऑफ एफ ए एंड एफ वी निकालना। तो इसमें सिंपली है कि वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। एनर्जियाँ कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। फाइनली तो आपकी कार है, उसको रेस्ट में आना है, तो फाइनल एनर्जी तो जीरो होनी है, तो उसको इनिशियल वो के बोल दिया हमने, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल टू के, तो एफ निकाल लो यहाँ से, के अपॉन एस। अब इसका ए बी बना दो या 1 2 बना दो, तो एफ ए अपॉन एफ बी क्या हो जाएगा, के अपॉन के बी। एस नीचे है तो एस बी ऊपर, एस से नीचे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से ये है ना, ऐसे के ए अपॉन के बी, और यहाँ एस की जगह आ जाएगा एस बी अपॉन एस ए, और इसके बाद फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, एस से ऊपर चला जाएगा, एस ए अपॉन एस बी ऐसे, और एस बी फिर ऊपर चला जाएगा ये, तो ये आ गया। फिर के ए के बी दिए हुए हैं, एस बी और एस ए डिस्टेंसेज भी दी हुई हैं, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसमें देखो ये पी है, क्यू है, आर है, एस है, तो बैलेंस्ड कंडीशन होती है पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अब पी है 5/2.5 इज इक्वल टू आर है 3/1.5, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2। तो ब्रिज बैलेंस है, तो इस ए डी आर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब 5 पी और क्यू सीरीज़ में हो गए, आर और एस भी सीरीज़ में हो गए, तो सीरीज़ में इनको ऐड करेंगे तो 5 + 2.5 आ गया 7.5 ओम, और ये नीचे वाले ऐड करेंगे तो आ गया 3 + 1.5 आ गया 4.5 ओम। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, पैरेलल में आ गए तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, तो पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इस नेटवर्क का तो आ गया आपका ये, बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या लगे हैं, 1.5 लगाया, 5.5 लगाया, और 1/3 लगाया, इनको ऐड कर दो सबको। ठीक है, इफेक्टिव तो ये आ गया ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ये, और बाकी जो एक्सटर्नल लगे हैं उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये एलसीएम लेके ये आ जाएगा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आइए आप यहाँ से V/R करके निकाल लीजिए। ठीक है, I इज इक्वल टू V/R, तो V आपका कितना है 5 वोल्ट, तो 5/this, सो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.5 एम्पियर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी,
और आगे चलते हैं और बात करते हैं ये क्या है। ये है क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पता है कि इफ़ वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में चेंज कर रही है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बाई डायरेक्शन में चेंज कर रही होगी, बिकॉज तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई, ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ जेड डायरेक्शन में चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जेड में लिख दी मैंने इधर, और एक्स यहाँ से लगेगा पता कि वेव किधर जा रही है, एक्स डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी, बिकॉज तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जेड में दो ऑप्शन है, एक ये है और एक सॉरी बाई में दो ऑप्शन है, एक पहला है और एक लास्ट है। अब पहले और लास्ट में से कैसे करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रही है उसका जो पीक वैल्यू होता है वो ई नॉट है सपोज, मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू बी नॉट, इन दोनों का रेशो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, पढ़ा है आपने प्रॉपर्टी में। यहाँ से बी नॉट कितना आ जाएगा, ई नॉट अपॉन सी। अब ई नॉट की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है 60 पीक वैल्यू, और सी की वैल्यू तुम्हें पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ये ए ऑप्शन, 2 × 10⁻⁷ वो पीक वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट इंटू कॉस ऑफ एंगल। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये देखिए भी, ये देखिए भी 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, थर्मल कनेक्टिविटी पे क्वेश्चन था, ये दूसरी ये तीसरी, इसमें ना आइडेंटिकल हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिकल का मतलब दो चीज़ें सेम हो गई भी, है ना। एक तो ये होता है फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, थर्मल कनेक्टिविटी एरिया है ये ए डेल्टा टी अपॉन एल। अब ए अपॉन एल इसमें कॉन्स्टेंट होगी, इसका आइडेंटिकल है, तीनों एक जैसी हैं। इसका मतलब के डेल्टा टी जो है वो डी की अपॉन डी टी बचा। अब हीट करंट बोलते हैं इसको, हीट करंट सीरीज में सेम होता है, इसका मतलब के डेल्टा टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, के डेल्टा टी इज इक्वल टू डी की अपॉन डी टी एंड डी की अपॉन डी टी। मैंने बताया कि हीट करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है जब इनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो के डेल्टा टी तीनों के लिए लिखो, तो इसके लिए लिखोगे तो 3t - t1 हो जाएगा यहाँ, और के की जगह लिखोगे 2k। ए और एल मैंने कांस्टेंट हैं तो वो कैंसिल हो जाने वैसे भी, और अगले में लिखेंगे k इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2, ये लिख दिया, और अगले में लिखेंगे 2k T2 - T, ये लिख दिया। अब ये k भी कैंसिल हो गया। अब देखो ना, ये दो इक्वेशनें बनी, लास्ट वाली जो है ये वाली और ये वाली, इससे मैंने T1 निकाला। ठीक है, T1 निकाल दिया यहाँ से, T2 पहले तरफ जाके 2 पहले ही है तो 3 T2 हो गया, है ना। अब इस T1 की वैल्यू को, ये जो T1 था यहाँ से निकला, ये स्टेप दूसरा है, इस T1 की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ, बस हो गया। तो यहाँ से क्या होगा अभी, यहाँ से हो जाएगा 60, हाँ, प्लस इस T2 को इधर ले आओ और इस 2 को परे ले जाओ, तो ये 3T1। अब T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये वाली वैल्यू, ये तो ये पुट कर दी, ये देखो 3T1 3T2 - 2T1। ठीक है, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखने एक मिनट, T2 यहाँ से आ जाएगा 3T1, ये परे को लेंगे इसको तो 60। अब T1 की वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पे आप पुट करिए यहाँ पे वैल्यू, ये वाली पुट करने के बाद ये सॉल्व किया तो आपने देखा कि T2 यहाँ से आ जाएगा 3/2T, 3/2 इंटू T। ठीक है, अब T2 आ चुका है, इस T2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा T1, पुट करके दाएं रीअरेंज करके T1 आ गया 5/2T। मतलब आपको T2 को भी इन टर्म्स ऑफ T निकालना है और T1 को भी इन टर्म्स ऑफ T निकालना है, तभी रेशियो में T जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो पूछा 5/3। ठीक है, तो सीरीज में थी तो आपने रखना है आन की हीट करंट विल रिमेन सेम, हीट करंट में और आइडेंटिकल थी तो ए अपॉन एल भी खत्म हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया वो। ठीक है, तो के डेल्टा टी तीनों के लिए लिखना, ये लिखा देखो, लास्ट वाली 2 इक्वेशन से T1 निकालना और जो पहले वाली 2 में पुट करना। तो पहले वाली 2 में पुट करने के बाद T2 निकलाएगा, फिर उस T2 की वैल्यू को T1 वाली इक्वेशन में पुट करना, फिर T1 निकलाएगा, दोनों का रेशियो ले लेंगे 5/3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था अभी कैपेसिटेंस पे। दी प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, ये है वैक्यूम है प्लेट्स के बीच, तो कैपेसिटेंस ये होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब 2 स्लैब डाली इसमें, ठीक है, 2 डाली, तो ये इसका K1 है, इसका K2 है, और ये कितने डिस्टेंस पे डाली 3D/8 और नीचे वाली D/2 पे। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस D था ना, ये तो इतना तो कवर कर दिया स्लैब ने। अब ये खाली रह गई जगह, खाली कितनी रह गई, D माइनस इन दोनों को घटाओ ना, इन दोनों को,
देखिए मैंने यहाँ डी डी कॉमन आ गया, ये dy8 रहेगी, खाली जगह रहेगी, dy8 रहेगी। तो यहाँ पहले सोचना पड़ना आपको कि स्लैब ने तो यहाँ से पहली स्लैब ने ढक दिया है, दूसरी ने ढक दिया, लेकिन खाली जगह कितनी रहेगी? खाली जगह रहेगी डी में से इन दोनों के सम को घटा दो, डी में से इन दोनों को घटा दो, घटा दिया तो dy8, खाली जगह dy8। अब क्वेश्चन है कि अब ये 3 कैपेसिटर बन गए सीरीज़ में, तो सीरीज़ में आंसर ये होता है ना। और जब इफेक्टिव कैपेसिटेंस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है डबल, वो उस क्वेश्चन में लिखा है ऊपर देखो, कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स, ठीक है। अभी इसका मतलब सी एस की जगह लिखना है 2c, तो 2c लिख दे, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/d होती है। अब भैया यहाँ C1 की वैल्यू पुट कर दो, इस कैपेसिटर का इसको C1 बोल देते हैं कैपेसिटेंस, इसका C2 बोल देते हैं, इसका C3 बोल देते हैं। अब C1 की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट A/d, बस d की वैल्यू हमें d होगा 3d/8, ठीक है। और इसमें दूसरे वाले में, पहले वाले में होगा dy8, लिख दे dy8, डी की जगह लिखोगे dy8, 8 आएगा ऊपर को, ठीक है। के इसका 1 है बिकॉज वैक्यूम है ना, वैक्यूम वाली जगह बची है खाली, समझे आमद मेरी। तो यहाँ से फिर दूसरे कैपेसिटर के लिए आपका 3d/8, 3d/8, डी की जगह लिखना 3d/8, और इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k1 है। और तीसरे के लिए dy2 लिखना, डी की जगह dy2 2 पर आ जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है। अब अगले क्वेश्चन में k1 जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपको 1.25 k2 लिखना k1 की जगह, तो इन प्लेस ऑफ दिस k1 राइट 1.25 k2 आ गया। बाकी इसको एप्सिलॉन A/d तो ख़त्म हो गया, तो इसको फिर रीअरेंज करके k2 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए आप, सिंपल सॉल्व करके मैंने यहाँ निकाली, वैल्यू आई 2.133 के आसपास वैल्यू आएगी इसकी। तो ये ऑप्शन में यहाँ 13 होना चाहिए, इसने 33 लिख दिया है, वैसे होना चाहिए 2.13 यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हमने मान लिया कि क्लोजेस्ट है, तो ये आंसर है इसका। और इसमें सिंपल है भाई, ये रखना कि ध्यान कि आपने जब डिस्टेंस डी ब्रेक हो रहा है तो कैपेसिटर्स फिर वो सीरीज़ में बन जाते हैं, लेकिन 2 जगह ही, इतनी सी जगह में स्लैब डाली, खाली जगह भी रह गई ना, तो खाली जगह वाले का कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसका C2 मान लो, इसका C3 मान लो। अब डिस्टेंसों का चक्कर तो जहाँ डी अलग अलग लिखना है, बस फॉर्मूला ये रहता है सीरीज़ में। तो K2 आपका यहाँ से 2.133 आ जाएगा। K1 की वैल्यू पूछ रहा है, K1 की वैल्यू पूछ रहा है 32/15 ना, तो देखो हाँ K1 कितना है, K1 पूछ रहा है, K2 निकाला हमने इसने, तो K1 पूछा है भाई, चलो K1 निकाल देते हैं। K1 है 1.25 K2, K1 इज इक्वल टू 1.25 K2, सो आ जाएगा 1.25 मीन्स 5/4, और K2 की वैल्यू हमारी आई है 32/15। अब देख लेते हैं, 5 से 15 हो गया, तो आ गया अब 2 दूनी 4 हो गया, 4 8 32 हो गया, 4 8 32, 8/3, 3 दूनी 6 हो गया, फिर बचा 20, 3 दूनी 6, 3 ही बचा ना नीचे, 5/4, 32/15, 5 3 15, 4 दूनी 8, 8/3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 6 के 18, 2.67 आएगी फिर K1 की वैल्यू, ये ऑप्शन, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, सॉरी। यदि K2 होता तो 2.13, और K1 पूछा है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो 2.67 आंसर होगा, 2.66 लगभग। तो K1 रह गया था, K2 निकलने के बाद आपको K1 पूछा है इसने, तो K1 निकला है यहाँ से। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट भाई इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी पे, तो देखिए ध्यान से, 2 cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. A girl is driving scooty with 60 in the direction X to Y। तो X से Y जो लड़की जा रही है, बस की वेलोसिटी मैंने मान ली v, तो जब लड़की X से Y की तरफ जा रही है तो इन दी डायरेक्शन ऑफ बस जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बस की विद रिस्पेक्ट टू गर्ल हो जाएगी v - 60, और जब अपोजिट जा रही है तो v + 60, ठीक है। और फिर 10 मिनट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो टाइम दिया हुआ है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस दोनों स्टेशन के बीच d मान लीजिए, और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी फर्स्ट केस में वो इन दी डायरेक्शन ऑफ बस जा रही थी लड़की, तो रिलेटिव वेलोसिटी बस की विद रिस्पेक्ट टू गर्ल हो गई v - 60, और ये टाइम हो गया आपके पास कितना लगा,
30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 30/60 मीन्स 1/2 आवर्स में निकाला टाइम, ठीक है जी। सो दूसरे केस में फिर मतलब ये 30/60 है 1/2। दूसरे केस में 10 मिनट लगे, अपोजिट डायरेक्शन में साइन प्लस हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो ये हो गया 10/60 मीन्स 1/6। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डी डी कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद यहाँ से बी निकाल लो, तो बी आ गया 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। उसके बाद फिर 120 किलोमीटर पर आवर बस की वेलोसिटी आ तो चुकी है, स्पीड बस की आ चुकी है, तो ऑप्शन वैसे डी लग रहा है, लेकिन इसमें पूछा है कि टी भी निकालना है। तो ये जो वी की वैल्यू है इसको किसी एक इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 थी, ये 1 थी, 1 दिस इज 2, 1 में पुट करता हूँ, वी की जगह 120 यहाँ, 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 1/2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 30। अब क्वेश्चन है वेलोसिटी है 120 और डिस्टेंस है 30, तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम लगा होगा 1/4 आ गया, 1/4 को आपने मिनट में बदलना है, ठीक है, तो 60/4 हो जाएगा, 15 मिनट आंसर आ गया टाइम का, तो 15 मिनट्स। रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स का, ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई। ये है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से यदि हम देखें तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, मास है उसका 20 kg, ठीक है, लेंथ है 5 मीटर, ये लेंथ टोटल लेते हैं 5 मीटर, ठीक है, टोटल लेंथ है L 5 मीटर। सो एज अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल है और ये सरफेस है नीचे। सो 60 डिग्री एंगल बना रही है ये, 60 डिग्री एंगल। दूसरा एंड रेस्ट पे है, पॉइंट ए मान लिया मैंने इसको, ये पॉइंट ए पे रेस्ट पे है दूसरा एंड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो यदि ये खिसकेगी तो इधर को जाएगी राइट साइड को, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट आएगा इधर को, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है रॉड पे, ठीक है। तो भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो इस पॉइंट के अबाउट जितने भी टॉर्क होंगे सभी फोर्सेस के वो ज़ीरो कर देने हैं आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वेट इसका mg नीचे को, ये एंगल भी 60 हो गया, तो इधर कोई 30 बचा, तो इस लेंथ के, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स लग रहा है तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स इस तरफ कितना होगा, परपेंडिकुलर फोर्स mg का कंपोनेंट होगा, तो होगा mg cos 30, तो mg cos 30 इंटू, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म ऑफ फोर्स, और इन दोनों में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन है ये रॉड की लेंथ यहाँ L/2 हो गई, टोटल तो L थी, तो यहाँ को इस तरफ को फोर्स का कंपोनेंट देखना पड़ेगा, फोर्स मीन्स वेट रॉड का, तो इस तरफ को जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपके पास mg cos 30, तो mg cos 30 इंटू L/2 ये आ गया, ठीक है। और मतलब mg का टॉर्क आ गया, mg cos 30 का टॉर्क आ गया अबाउट ए ये, तो यदि ये टॉर्क आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है, यदि ये टॉर्क डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो डेफिनेटली ये जो आपका इधर 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 देखते हैं पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे नॉर्मल रिएक्शन बॉल का है R2, और यदि R2 है तो इस लेंथ के परपेंडिकुलर कौन है इधर को, तो इधर को कोई कंपोनेंट होगा R2 का, तो होगा R2 cos 60, साइन का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो R2 cos 60 और ये लेंथ है L, तो यदि इसका डायरेक्शन ऊपर आ रहा है तो इसकी वजह से डायरेक्शन नीचे को आएगा, तो नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव कर दिया, तो R2 cos 60 इंटू L इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट पॉइंट ए 0 करना है, बिकॉज रॉड रेस्ट में है, ठीक है, पॉइंट ए पे। सो उसको वैल्यूज पुट कर दीजिए, m की वैल्यू 20, g की 30, cos 30 √3/2 होता है, और लेंथ 5 मीटर है 5/2, और यहाँ भी आप l की जगह 5 लिख दीजिए, cos 60 हाफ होता है, और यहाँ से r की वैल्यू आ गई 100√3, 100√3 का मतलब जो r है बेसिकली R2 था ये R2, तो R2 की वैल्यू आ गई 100√3, और R2 जो बेसिकली वो F के अपोजिट है, मतलब F विल बी इक्वल टू R2, तो F विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू R2 मीन 100√3 न्यूटन, ये वैल्यू आएगी, ठीक है जी। यस, cos 30 √3/2 होता है, ठीक है, ये √3 गेट काट के 10, 5, 50 और 250 है, ठीक है, -5/2,
तो यहाँ से फिर 5r/2 आ गया इधर को, और ये चला गया परे को, ठीक है। 250√3, 2 ऊपर 5 नीचे, 5 5 सा 25 ये आ जाएगा, ठीक है जी। इसका ऑप्शन बी आएगा फिर, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं ये क्या है। ये है बेस क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग बॉक्स को कनेक्टेड है जो सैंड से भरा है, और सैंड जो है वो स्लोली लीक हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एवरेज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी और एम्पलीट्यूड को कैसे प्लॉट करेंगे इसमें टाइम के साथ। तुम्हें पता है कि जो आपका के होता है बेसिकली वो एम ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा हो गया यहाँ से के अपॉन एम। एम यदि कम हो रहा है बिकॉज सैंड जो है वो स्लोली वो लीक हो रहा है, ठीक है। तो एम घट रहा है, ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा बढ़ेगा टाइम के साथ। ओमेगा बढ़ेगा तो 3 ऑप्शन में ओमेगा बढ़ रहा है, देखो 2 3, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और अब एनर्जी टोटल रहती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो एम घट रहा है तो एनर्जी भी घटेगी, एम घट रहा है तो एनर्जी भी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो एम्पलीट्यूड भी घटेगा। तो एम्पलीट्यूड घटेगा मीन्स ये एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो ऑप्शन 2 आएगा इसमें, ठीक है। सिंपल ही था लॉजिक पे। और ये क्वेश्चन था जो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें ध्यान से यदि हम देखें तो एक वर्टिकल सर्कल की बात कर रहे हैं, और जो मास एम है और लाइट स्प्रिंग है जिसका लेंथ एल है, ठीक है। ये हैवी बॉब ऑफ हैवी मास एम ये कनेक्टेड है यहाँ पे। फिर इसको बोलता है कि इट इज़ गिवन सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट, स्ट्रिंग स्लैक हो गया पॉइंट पी पे, यहाँ पे एंगल थीटा इसने बनाया, ये वाला एंगल देखो थीटा दिख रहा है। फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रेशियो ऑफ स्पीड वी एट पॉइंट पी, ये स्पीड मैंने वी दी है इसने, और वी नॉट जो दी थी शुरू में इसको 0.8 है, उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट पी पे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो पॉइंट पी पे देखो भाई, जब स्लैक हो गया तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स था वेट का कोई कंपोनेंट। तो यदि इसका मास एम था यहाँ पे इस बॉब का, तो वेट नीचे को एम जी आ गया, है ना। तो एम जी एंगल थीटा था, तो ये एंगल 90, तो ये कितना बचा इधर वाला 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो एम जी का इस लाइन पे कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, और एम जी कॉस 90 माइनस थीटा ही सोर्स बनेगा सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ से वी की वैल्यू एम एम कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू होती है होएगी √GL साइन थीटा, वाली जो वी है इसकी वैल्यू हमें पता लग गई। अब कंजर्वेशन एनर्जी लगा दो, यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक की, पोटेंशियल नहीं होगी, 0। और यहाँ पे यही टोटल जो थी यहाँ काइनेटिक, वो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये लिखा देखो, कंजर्वेशन एनर्जी लगा दिया। तो इस पॉइंट पे लगाते हैं पहले, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी यदि वी है, करंट एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी। एच क्या होगा यहाँ से, एच होगा ये टोटल, ये होगा एच। तो यहाँ से यहाँ तक एल है, और देखो ये इधर को एल है, लेंथ है स्ट्रिंग की, तो ये आपका एंगल है इधर नीचे वाला है थीटा, तो इधर को हो जाएगा एल कॉस थीटा, तो इधर को हो जाएगा एल साइन थीटा। तो एल में यदि मैं एल साइन थीटा को ऐड कर दूंगा तो हाइट आ जाएगी। तो ये देखो एच की जगह लिखा है एल प्लस एल साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो टोटली काइनेटिक थी, पोटेंशियल तो थी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप वी की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ये वाली यहाँ, और एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पे एम कैंसिल हो गया, स्क्वायर था तो ये जी एल साइन थीटा ये लिख दिया, और जो कैंसिल होता गया उसको करते गए, एम जी एल यहाँ कॉमन, एल कॉमन आ गया, ये बचा, और फिर यहाँ से जी एल कॉमन आ गया, यहाँ वी नॉट स्क्वायर ही बचा, जी एल कॉमन आने के बाद वी नॉट इज इक्वल टू ये आ गया। सो फिर आप वी नॉट भी निकल चुका है, और वी तुम निकाल चुके हो, वी वन वी नॉट कर लीजिए, ये आपका वी है ऊपर और ये वी नॉट है, दोनों को रेशियो ले लीजिए, तो जी एल अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा वो आंसर है। तो साइन थीटा अपॉन 2 + 3 साइन थीटा रेज टू द पावर ऑफ होल हाफ, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो ये था, ठीक है जी। सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज, ठीक है। तो 27 डेज इसका शुरू का टाइम पीरियड आ गया। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, यदि एक्सपैंड हो जाए और इसकी रेडियस क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो इसमें मैं आपको बताया लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मींस एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर होता है 2/5 mr², ओमेगा होता है 2π/t। तो T1 सपोज कर लो यहाँ, और जो दूसरा जो ट्वाइस रेडियस इसका बढ़ गया, इन प्लेस ऑफ r 2r हो गया,
तो टाइम पीरियड T2 हो गया सपोज, तो T2 निकालना हमारा टारगेट है। तो यहाँ से आपका T2/4 इज इक्वल टू T1/1 आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू 4 T1, शुरू वाला टाइम पीरियड दिया था 27, तो ये जाएगा 108 डेज। सो नया टाइम पीरियड आ जाएगा 108 डेज। सो ओके देन, इतना ही था अभी, इतने क्वेश्चन थे अभी, अगले नेक्स्ट जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन।